Jai Hind, welcome to our YouTube channel Unique Academy by Aryan Sharma. Let's start our new lecture based on a magnetic effect of electric current of class 10th, lecture number 2. Let's start electromagnetic induction topic. In previous class we have discussed until the topic द इलेक्ट्रिक मोटर तक हो चुका था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में टॉपिक तक। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम अपना नया टॉपिक, जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना, मतलब विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो किसके कारण हो रही है, मैग्नेटिज्म, चुंबकीय के कारण मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग अ स्ट्रेट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय मूविंग अ मैग्नेट इन अ कॉइल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। देखिए अब क्या होता है कि किसी कॉइल में अगर आप मान चलिए कोई कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, एक प्रकार से कोई मान चलते हैं कि अगर कोई कॉइल लगा हुआ है, अगर उसमें कोई हम मैग्नेटिक फील्ड इंटर करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो एक करंट फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है, तो उस करंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, माइकल फैराडे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और जोसेफ हेनरी के द्वारा। कब, 1831 में। अब इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर, जब आप इसमें अगर मान चलिए कॉइल है कि कॉइल में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटर करते हैं और आपको पता चलता है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें करंट जनरेट हो रही है कि नहीं जनरेट हो रही, तो इसी के लिए डिवाइस के लिए बनाया गया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये पता करता है कि अगर किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉइल में अगर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो उसकी प्रेजेंस को डिफाइन करता है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दो कॉइल्स के बीच का, यूजिंग कॉइल एंड बार मैग्नेट। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, जैसा कि आपको फिगर्स में भी दिख रहा होगा। Two ends of the coil are connected to the current detecting instrument called गैल्वेनोमीटर। जैसे कि आपको फिगर में दिख चुका होगा और आप अपने बुक्स में भी इसको देख लीजिए, ओपन कर लीजिए और फिगर आप अपने अच्छे से बुक में बना लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में हाईली मतलब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहा है कि ये डायरेक्ट एग्जांपल, मतलब ये क्वेश्चन की तरह आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाइए यूजिंग कॉइल और बार मैग्नेट का प्रयोग करके। तो आपको फिगर सहित ये सब जो पॉइंट्स लिखाए गए हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में आपके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मतलब काफ़ी बड़े टॉपिक्स समझा के रखे हैं, तो आप इससे लिखेंगे तो आपको मदद होगी। जैसा कि फिगर में भी दिख रहा होगा आपको कि दोनों साइड जो कॉइल के दोनों एंड्स हैं वहाँ पे आपके क्या कौन कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर आपस में कनेक्ट है, क्योंकि वो डिटेक्ट करेगा करंट के प्रेजेंस को। देन दैट नो करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ वायर व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी इन इट। अब देखिए मैग्नेट जब तक उसमें स्टेशनरी है तो उसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट उसमें नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। व्हेन द मैग्नेट इज मूवड आउट क्विकली, जब मैग्नेट को बाहर निकाला जा रहा है या अंदर डाला जाएगा तो देन उसमें करंट जनरेट होगा। ठीक है, जब तक मैग्नेट उसमें स्थिर पोजीशन पे है, मतलब स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तब तक उसमें कोई करंट नहीं जनरेट होगी। जब मैग्नेट को अंदर निकाला जाएगा या बाहर डाला जाएगा देन उसमें करंट का जनरेशन होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब कि इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, जो जनरेट होता है। ठीक है, अब इसमें कोई तो इलेक्ट्रिसिटी तो आ नहीं रही, करंट जनरेट होगा, ये मैग्नेट की वजह से ही करंट जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट इसके लिए लिख लीजिएगा, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ वायर एंड मैग्नेट। देखिए जो मैंने भी टॉपिक आपको समझाया जस्ट उसी से रिलेट करिएगा इसको, कि अगर आप मान चलिए ये कॉइल आपका बना हुआ है, ठीक है, कॉइल बना हुआ है और यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर अटैच है और इस कॉइल के अंदर आप मैग्नेट आप स्थिर पोजीशन में रुका हुआ है, तो उसमें कोई भी करंट नहीं जनरेट होगा। ठीक है, अगर इस कॉइल में मैग्नेट बाहर और अंदर करते रहेंगे तो आपको जाहिर सी बात है पता चलेगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपको शो करेगा, गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट या लेफ्ट आपका शो करेगा। ठीक है, ज़्यादातर राइट शो करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर एक छोटा सा और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, अगर आप मैग्नेट को इनसाइड अगर आप मतलब अंदर आप डालते रहते हो तो आपका जो गैल्वेनोमीटर रहेगा आपका राइट हैंड साइड आपका मतलब वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर अगर मैग्नेट को आप बाहर निकालोगे तो ये गैल्वेनोमीटर आपका लेफ्ट हैंड साइड मतलब डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फैराडे एंड हेनरी ऑब्जर्वेशन ऑन
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फराडे और हेनरी ने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट के बाद, उसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे और आप नोट्स भी बेहतरीन तरीके से बनाइएगा। अभी आप पढ़ लीजिए, मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको पूरा नोट्स आपको एक बार दिखा दिया करूँगा। करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन इट मूव्ड रिलेटिवली अ फिक्स्ड मैग्नेट, जो करंट जनरेट हो रही है वो कॉइल के अंदर बाहर करने कॉइल में ही जनरेट हो रही है अगर आप मैग्नेट को अंदर बाहर करते हैं तो। करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन द फिक्स्ड कॉइल व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिवली टू अ फिक्स्ड कॉइल, जस्ट वही सेम टॉपिक्स जो भी समझाया आपको। नो करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी रिलेटेड टू वन अनदर। अगर देखिए कॉइल में तब तक करंट नहीं जनरेट होगी जब तक कॉइल भी स्टेशनरी पोजीशन में है और मैग्नेट भी, दोनों में से किसी एक को मूव करना पड़ेगा। या तो जाहिर सी बात है कॉइल तो हम नहीं मूव कर पाएंगे, हम मैग्नेट को ही मूव करा पाएंगे, तो मैग्नेट को अंदर बाहर होना पड़ेगा अगर उसको करंट जनरेट करना है, इंड्यूस करंट अगर जनरेट करना है तो। ठीक है, तो इसमें और पॉइंट देखते हैं। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल बोल सकते हैं या मैग्नेट बोल सकते हैं, दोनों के लिए बता रहा है, इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इज ऑल्सो रिवर्स। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब मैग्नेट आपका अंदर जाएगा तो आपका डिफ्लेक्शन किस साइड शो करेगा, और जब आपका मैग्नेट बाहर साइड में आएगा तो आपका डिफ्लेक्शन किस तरफ शो करेगा। जब मैग्नेट अंदर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन आपका गैल्वेनोमीटर का राइट हैंड साइड रहेगा, और जब मैग्नेट बाहर आ रहा है तो डिफ्लेक्शन आपका किस साइड रहेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें चौथा पाँचवा पॉइंट देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज। देखिए जो इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी भी आप जो क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, वाइंडिंग द कॉइल ऑन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, जो नंबर ऑफ टर्न्स है जितनी बार उसको घुमाया जाए, जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाया जा चुका है, एक बार और फिगर आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप बुक लिए हैं तो बुक्स में आप देख सकते हैं एक बार वीडियो लेक्चर देखते देखते। तो मतलब कि आप उसको जितना कॉइल को रोटेट करोगे उतना ज़्यादा उसमें इंक्रीज होगा। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए तो इंड्यूस्ड करंट में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये टॉपिक था फराडे और हेनरी ने क्या ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दूसरे कॉपी से स्टार्ट करते हैं। आप इस कॉपी का इतना नोट्स लिख लीजिए, मैं लास्ट टाइम आपको दिखा दे रहा हूँ, और अब नेक्स्ट कॉपी से स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक्स। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी जहाँ तक लेक्चर आपको करा दिया गया आप वहाँ तक के नोट्स बना लीजिएगा। अब यहाँ से लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का ये दूसरा टॉपिक क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसको हम डायनेमो रूल भी कहते हैं। इसके पहले आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी देख लिया होगा और उसको अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे मैं आशा करता हूँ, और अच्छे से उसको तैयार कर लिया होगा। तो आज देखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें भी जस्ट आपको कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, बस इसमें आपको राइट हैंड का प्रयोग करना है, राइट हैंड के हैंड को राइट एंगल पे आपको सिचुएटेड करना है। ठीक है, जिसपे कि आपका फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब की आपकी मदद लगेगी। ठीक है, जो आपका थंब रहेगा वो मोशन को शो करेगा, जो आपका फोर फिंगर रहेगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और जो आपका सेंटर फिंगर रहेगा वो आपके इंड्यूस्ड करंट को शो करेगा। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में भी सारी चीज़ें दे रखी होंगी। यहाँ पे एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। होल्ड द थंब, द फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड एट द राइट एंगल्स टू वन अनदर। एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आपकी फोर फिंगर है, ठीक है, मतलब मिडिल फिंगर के बगल वाली जो फोर फिंगर है ये आपकी किस तरफ होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होनी चाहिए, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। और जो आपका थंब होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए, मोशन की तरफ होना चाहिए, और आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और आपकी सेंटर फिंगर वो इंड्यूस्ड करंट की तरफ आपके डायरेक्शन में होनी चाहिए, राइट हैंड की। ठीक है, अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम देखते चलते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेट करंट क्या होता है, क्योंकि यहीं से मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो जनरेटर का टॉपिक है इसको बिना पढ़े आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, फिर आपका आएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आएगा, टॉपिक आएगा, फिर वो सब टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीसी किसे कहते हैं, डीसी करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट। इफ़ द करंट फ्लो इन अ वन डायरेक्शन ओनली, अगर देखिए किसी सर्किट में करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसे हम डायरेक्ट करंट कहेंगे। अल्टरनेट करंट, इफ़ अ करंट रिवर्स, देखिए मतलब एक बार आगे जा रहा है करंट, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है एक हाफ इंटरवल टाइम पे, तो हम उसे कहेंगे एसी करंट, अल्टरनेट करंट। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर
a long distance without much or loss of electrical energy। AC करंट अल्टरनेट करंट ही काफ़ी दूर तक अगर आपको करंट सप्लाई करना है, ठीक है, घरों में जो सप्लाई, अगर जो ट्रांसफार्मर से घरों में सप्लाई करना है तो आपको एसी करंट का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेता है एसी करंट, ठीक है। अब इस नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बाकी सारा नोट्स आप बनाते रहिए और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, इस इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स, देखिए आपको तो बचपन से ही पता, 8th क्लास से ही पढ़ाया जा रहा होगा, 9th से भी पढ़ाया जा रहा होगा कि इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है उसका प्रयोग क्यों होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये तो आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द स्मॉल जनरेटर इज कॉल्ड डायनेमो, जो छोटे जनरेटर होते हैं उन्हें डायनेमो कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। The electric generator work on the principle that when a straight conductor is moved in a magnetic field, the current is induced in the current कंडक्टर। जैसा कि हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जस्ट वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखा है। अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव किया जाता है तो उसमें जो करंट जनरेट होती है वो इंड्यूस्ड करंट रहती है, ठीक है। तो यही चीज़ अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा है, ठीक है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर के दो टाइप्स होते हैं, AC जनरेटर और DC जनरेटर। AC जनरेटर क्या होता है उसे देखना जरूरी है, ठीक है। AC जनरेटर क्या होता है, देखिए, AC जनरेटर प्रोड्यूस अल्टरनेट करंट, AC जनरेटर अल्टरनेट करंट को प्रोड्यूस करता है, DC जनरेटर डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है जनरेटर में, विच रिवर्स द इट्स डायरेक्शन। AC जनरेटर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट, DC से ज़्यादा मैं कहूँगा AC ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट करके ही आप लिखिएगा, ठीक है। ये क्या काम करता है, इसमें करंट रिवर्स होता है, मतलब करंट एक बार आगे पीछे इस प्रकार से आता जाता है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा AC जनरेटर का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार हो रखा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर। मैं आशा करता हूँ एक बात बता दूँ आपको, इसके पहले के जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पीछे के टॉपिक पता होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर के जो टॉपिक्स हैं उसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, और फ्लेमिंग के जो रूल्स हैं और जितने भी रूल्स आए हैं, थंब स्ट्रेट, मैक्सवेल का जो रूल आया है, वो सारे आपको रिवाइज़ कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका जो टॉपिक होगा वो ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप तभी पढ़ पाएंगे जब वो आपको पीछे की चीज़ें पता रहेगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपने पिछला वाला नहीं देखा है तो उसको जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार है, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉयल है, ठीक है। ABCD एक सेंटर पे दो मैग्नेट टाइप, दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक रखा हुआ ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉयल है, ठीक है, उसको देख लीजिए। 2 सर्कुलर पीसेस ऑफ द कॉपर मेटल कॉल्ड स्लिप रिंग R1 एंड R2, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, दो रिंग से कनेक्टेड है, देखिए R1 और R2। देखिए R1 से पहले जो A से वायर आ रहा है वो कनेक्टेड है, R2 से जो D साइड से वायर आ रहा है वो कनेक्टेड है, ठीक है। इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर उससे क्या क्या कनेक्टेड है, जो आपका कॉपर मेटल जो स्लिप रिंग्स हैं R1 और R2, फिर उससे क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है, कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड है, B1 और B2, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। जो R2 मतलब जो स्लिप है, R2 स्लिप है, उससे कौन सा कॉपर ब्रश कनेक्ट है, B2, ठीक है। R2 से B2 कनेक्ट है और R1 से B1 कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इसके आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब लास्ट इसमें कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि ऑफ कार्बन ब्रशेस आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर टू शो द फ्लो ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। देखिए लास्ट में आपका जो स्लिप रिंग से आपके ब्रशेस कनेक्ट, मतलब कार्बन ब्रशेस कनेक्ट है, कार्बन ब्रशेस आपका किससे कनेक्टेड है, जाके गैल्वेनोमीटर से। अगर सिंपल भाषा में एक मतलब पूरा डिफाइन करने को बोलूँ तो देखिए क्या होगा, दो परमानेंट मैग्नेट हैं, ठीक है, उनके बीच में आपका ABCD कॉयल है, ABCD कॉयल से आपका क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं, स्लिप रिंग्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। ABCD कॉयल से आपका स्लिप रिंग्स कनेक्टेड है, A साइड के वायर से आपका R1 स्लिप रिंग, D साइड के वायर से आपका R2 स्लिप रिंग्स, R2 स्लिप रिंग से आपका B2 कार्बन ब्रशेस और R1 स्लिप रिंग से आपका B1
कार्बन ब्रशेस आपका कनेक्टेड है। फिर जो यहाँ से B1 और B2 से जो वायर गया है वो आपका गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर किस लिए कनेक्टेड है? क्योंकि वो डिफ्लेक्शन, जो करंट का डिफ्लेक्शन होगा उसको मेजर करने के लिए। अब इसका वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका वर्किंग अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको DC गैल्वेनोमीटर का वर्किंग समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एज द कॉइल रोटेट्स इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। एंटी क्लॉक डायरेक्शन मतलब कि अगर कोई एक घड़ी है, घड़ी इस तरह चलती है तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, अगर वो पीछे साइड से चलेगी तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा था कि C से D के तरफ, C से B के तरफ, मतलब C से B की तरफ आपका करंट जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कॉइल इसी तरफ रोटेट होगा, इसीलिए AB साइड मूव्स डाउन। AB जो रहेगा, अगर आपकी कॉइल मुड़ेगी, जाहिर सी बात है AB साइड नीचे जाएगी और आपकी जो CD वाली साइड है वो आपकी ऊपर आएगी। ड्यू टू इंड्यूस करंट, मतलब कि जो इंड्यूस करंट जो जनरेट हो रहा है प्रोड्यूसड इन द साइड AB साइड में क्या जनरेट हुआ? इंड्यूस करंट। एंड CD ऑफ द कॉइल, दोनों साइड में जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि करंट तो सेम ही फ्लो कर रही है दोनों में, ठीक है। ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, टू साइड AB एंड CD द करंट डायरेक्शन टू B टू A एंड D टू C। अब देखिए, हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं पता करने के लिए कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ है। तो करंट का डायरेक्शन हमें क्या पता चला कि A टू मतलब B टू A है और D टू C है, ये पता चला, ठीक है। D टू C की तरफ जाएगा और फिर C से होते हुए करंट B की तरफ, B से होते हुए करंट A की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये फर्स्ट हाफ रिवोल्यूशन था, मतलब AB नीचे की साइड रहेगा और CD ऊपर की साइड रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, हाफ रिएक्शन के बाद क्या क्या की चीज़ें बदलती हैं, वो चीज़ देखते हैं। तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में मैं आपको मौका दूंगा, आप पूरी नोट्स एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट हाफ रिवोल्यूशन के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। AB विल बी कम्स ऑन द राइट हैंड, ठीक है। AB जो साइड रहता है वो राइट हैंड साइड आ जाता है और CD वाला जो साइड रहता है वो लेफ्ट साइड चला जाता है। ध्यान से देखिएगा, आपको बुक में इस तरह की थ्योरी आपको नहीं देखने को मिलेगी, बुक में काफ़ी ज़्यादा लेंथी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। आपकी जो AB साइड रहता है वो आपका घूम के किस साइड? राइट हैंड साइड आ जाता है और CD आपका लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है। ए साइड AB मूव्स अप, अब जो साइड AB है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। मतलब पहले हाफ रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा था कि AB नीचे जा रहा था, अब हाफ रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है? अब मतलब हाफ रिवॉल्यूशन होने के बाद क्या हुआ? AB ऊपर आ रहा है और CD नीचे जा रहा है। जस्ट पहला वाला जो आपने लिखा है, पहले वाले जो लिखे हो आप लोग, वो जस्ट उसका अपोजिट होगा ये सेकंड वाला पॉइंट, हाफ रिवॉल्यूशन वाला, ठीक है। तो आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन गिविंग राइज टू द नेट इंड्यूस्ड करंट CDAB, मतलब जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा है वो किस तरफ फ्लो कर रहा है? मतलब CDAB, ठीक है। मतलब अभी तो किस तरफ फ्लो कर रहा था? अभी DCBA की तरफ फ्लो कर रहा था, DCAB की तरफ। अब किस तरफ फ्लो कर रहा है करंट? अब CDAB की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले वाले करंट, पहले देखिए, ध्यान रखिएगा, पहला जो हाफ रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें जो आपका एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा था वो B1 और B2 के ब्रशेस की तरफ से हो रहा था। मतलब पहले B1 से होते हुए फिर B2 में, ठीक है। अब यहाँ पे B2 से होते हुए B1 में जाएगा। द एंड ऑफ द कॉइल विच हैज़ पॉजिटिव इन द फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिव इन द सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन। देखिए, पहले तरफ जो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पहले हाफ रिवॉल्यूशन में जो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है, वो दूसरे हाफ रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? वो निगेटिव हो जाएंगी। अल्टरनेट प्रोड्यूसर इन इंडिया, ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ तक वर्किंग आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये एक टॉपिक है, आप लिख लीजिएगा। जो AC करंट प्रोड्यूस होती है पूरे भारत में, उसकी फ्रिक्वेंसी करीबन 50 हर्ट्ज़ होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है छोटा सा, आपके पेपर में भी आया था और इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है इसीलिए आपको लिखवा रहा हूँ। इन प्रैक्टिकल जनरेटर द वोल्टेज एंड द करंट प्रोड्यूस्ड कैन बी इंक्रीज्ड। अगर देखिए, मतलब कि प्रैक्टिकल जनरेटर आप कभी प्रैक्टिकल करते हो फिजिक्स लैब में, तो आप उसको वोल्टेज को और करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बाय यूजिंग कॉइल विथ मोटर्स। कॉइल को आप ज़्यादा टर्न कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी देखा है, ठीक है। कॉइल को आप ज़्यादा टर्न कर सकते हो, कॉइल को रोटेट कर सकते हो फास्टर मूव कराने के लिए। बाय यूजिंग कॉइल विथ अ लार्ज एरिया, कॉइल को बड़े स्पेस में ले आओ, ठीक है, बड़े स्पेस में उसको जगह दो, ठीक है। बाय यूजिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। देखिए, क्या करना है कि आपको
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसको उसकी फील्ड को स्ट्रॉन्ग बना देना है। क्यों कैसे? आपको परमानेंट मैग्नेटिक सिचुएट करके, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट अगल बगल में सिचुएट करिए तो उसका ज़्यादातर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वोल्टेज और करंट उसमें ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। इन लार्ज पावर हाउस जनरेटर द कॉयल आर स्टेशनरी एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेट्स। काफ़ी ज़्यादा पावर हाउसेस में क्या देखा गया है कि जो कॉयल रहता है वो स्टेशनरी रहता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है वो रोटेट करता है। जाहिर सी बात है, सही कह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं डीसी जनरेटर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीसी जनरेटर इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसी समझ गए होंगे, डीसी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आप जैसा कि इसका फिगर भी देख पा रहे होंगे, डीसी क्या करता है, एसी हमने पढ़ा, एसी में करंट रिवर्स होता है, पर डीसी में आपका करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है। इफ़ वी रिप्लेस द स्लिप रिंग्स ऑफ एसी जनरेटर बाय कम्यूटेटर, देखिए दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे हमने स्लिप रिंग्स का प्रयोग किया था, ठीक है, स्लिप रिंग्स का प्रयोग करके हमने कार्बन ब्रशेस को जोड़ा था। यहाँ पे हमको स्लिप रिंग्स को हटा के कम्यूटेटर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? कम्यूटेटर का प्रयोग करना है, बस इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। मेन फंक्शन इसका वही सब सेम है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी जनरेटर हो, दोनों का काम वही रहता है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने स्लिप रिंग को चेंज करके किस में बदला है, कम्यूटेटर में बदला है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा थोड़ा उससे ही मैच करता है, ठीक है। बस मैंने जो अभी अंतर बताया बस वो अंतर को ध्यान दीजिएगा। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्शन इसका देखिएगा, रेक्टेंगुलर कॉयल एबीसीडी, मतलब एबीसीडी का एक रेक्टेंगुलर कॉयल रहेगा और मतलब कि और दो परमानेंट मैग्नेट रहेंगे, ठीक है, अगल बगल नॉर्थ और साउथ साइड वाले, ठीक है। मतलब देखिए परमानेंट मैग्नेट भी रहने चाहिए पर अपोजिट डायरेक्शन वाले, ठीक है। नॉर्थ रहना चाहिए इस साइड और इस साइड साउथ। अगर नॉर्थ रहेगा तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है, और नॉर्थ और साउथ रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक है। व्हेन टू हाफ रिंग है, ठीक है, व्हेन टू हाफ रिंग्स ऑफ कम्यूटेटर आर कनेक्टेड टू द टू ends of generator, then one carbon brushes in all time in contact with the coil arm moving down in the magnetic field, while the other carbon brushes always remain constant with the coil arm moving up in the magnetic field। देखिए इसको समझते चलिएगा। देखिए आपके जो दोनों वायर्स रहेंगे, जो आपके कॉयल से दोनों वायर्स जो कनेक्टेड रहेंगे वो आपके दोनों कम्यूटेटर से कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। फिर कम्यूटेटर से आपके जो दोनों कार्बन ब्रशेस रहेंगे वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, अलग अलग कार्बन ब्रशेस अलग अलग कम्यूटेटर से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। लास्ट में कार्बन ब्रशेस किससे कनेक्ट रहेगा? गैल्वेनोमीटर से आके कनेक्ट रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम एसी और डीसी जो भी जनरेटर का प्रयोग करेंगे उसमें हमें करंट को, डिफ्लेक्शन को मापना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बेहतरीन तरीके से, छोटे तरीके से आपको शायद ही कोई बेहतरीन तरीके से समझा पाए। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अब इसका वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है, वर्किंग में बस थोड़ी सी डिफरेंस आती है। ओनली डिफरेंस बिटवीन डीसी और एसी जनरेटर ये चीज़ है। इन अ डीसी जनरेटर वी कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कॉइल कम्यूटेटर कंसिस्टिंग ऑफ टू हाफ रिंग ऑफ द क्रॉपर। देखिए जो क्रॉपर कार्बन ब्रशेस हैं, मतलब कार्बन ब्रश हैं, ठीक है, उसको वो किससे कनेक्ट रहते हैं? यहाँ पे कम्यूटेटर से कनेक्ट रहते हैं, बस इतना डिफरेंस है। और एसी में क्या होता है, आपका जो दो एंड रहता है वो किससे कनेक्ट रहता है? आपका स्लिप रिंग से कनेक्ट रहता है। बाकी जितना भी आपका प्रोसेस है वो सब दोनों में वर्किंग आपका सेम रहता है, ठीक है, ठीक, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। बस इसमें इतना टॉपिक्स ये याद रखिए। बस और चीज़ अगर आप वर्किंग लिखना चाहें तो वर्किंग आप एसी जनरेटर का आप थोड़ा थोड़ा वर्किंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और करंट का जैसे फ्लो लिखना है तो आपको एसी जनरेटर की मदद से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉयल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉयल, दो कॉइल्स का प्रयोग करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस प्रकार जनरेट किया जा रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ करंट इज चेंजेड इन वन कॉयल देन द करंट इज इंड्यूस्ड टू द अदर कॉयल कीप नियर इट। कॉयल ए कॉजेज इंड्यूस्ड इन अ प्राइमरी कॉयल एंड द कॉयल बी इज इंड्यूस्ड अ सेकेंडरी कॉयल। देखिए आपको मैंने शुरू में ही बता दिया होता, ठीक रहता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। अगर किसी एक बगल मतलब कोई एक कॉयल है, ठीक है, और कॉयल में आप मतलब स्विच ऑन कर रहे हो और उसमें मतलब मैग्नेट फील्ड इनसाइड और आउटसाइड कर रहे हो, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसमें मतलब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो देखिए इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है
कॉइल ए में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मतलब आपने मैग्नेटिक को इनसाइड और आउटसाइड किया किस में, कॉइल ए में। तो आप अगर बगल में उसके कोई और कॉइल रख दोगे तो जाहिर सी बात है उसमें भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी, पर कौन सी इंड्यूस्ड करंट, वो सेकेंडरी इंड्यूस्ड करंट कहलाएगी, और जिसमें पहले इंड्यूस्ड करंट में जनरेट हो रहा था वो प्राइमरी कॉइल कहलाएगी, ठीक है। जो जिसमें दूसरे में इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है उसे सेकेंडरी कॉइल कहेंगे, जिसमें पहले जनरेट हुआ है उसे प्राइमरी कॉइल कहेंगे। एक्सप्लेन वाई चेंज इन करंट इन कॉइल ए इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल बी। देखिए मतलब कि चेंज कैसे हुआ, करंट का आपस में बदल चेंजेस कैसे हुआ, व्हेन वी स्विच, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक है, कि कॉइल बी में आपका स्विच नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा कि कॉइल बी में आपका स्विच नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बस कुछ सेकंड की और कुछ मिनट की और वीडियो रहेगी, फिर ये ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर पूरी तरीके से, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, कॉइल ए में जो आपका स्विच लगा हुआ है, ठीक है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में वो कॉइल आपका लपेटा गया है, आपने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, स्विच ऑन किया और फिर आपका उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होगा, ठीक है, इंड्यूस करंट मतलब प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब बगल में रखे हुए कॉइल में कैसे पता चलेगा कि इसमें इंड्यूस करंट जनरेट हुआ है, क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, ठीक है। कॉइल भी आपका किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, जो कि डिटेक्ट करेगा करंट है फ्लो हो रहा है कि नहीं इसमें, ठीक है। जस्ट सेम वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन द कॉइल बी फ्रॉम अ मैग्नेट व्हेन कॉइल ए बिकम्स स्टडी इट्स मैग्नेटिक फील्ड आल्सो बिकम स्टडी एंड द करंट इन द कॉइल बी स्टॉप। देखिए अगर कॉइल ए में करंट स्टडी बन जाता है, स्टडी हो जाता है, स्टडी मतलब रुक जाता है और थोड़ी देर के लिए मतलब कि वर्क करना बंद कर देता है, तो कॉइल बी में भी करंट जो है वो फ्लो करना बंद कर देगा। सो एन इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन कॉइल बी इज़ अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ध्यान से एक बात देखिएगा, अगर हमारे कॉइल ए में राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो कॉइल बी में लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो होगा। ये ध्यान से देखिएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन शो करेगा। द करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल बी बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इट, स्विच इट ऑफ ऑन और ऑफ। देखिए हम कैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस ला सकते हैं, करंट जो फ्लो हो रहा है कॉइल ए में उसको स्विच ऑफ और स्विच ऑन करके हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्यों, अगर हम कॉइल ए को स्विच ऑन करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, अगर हम कॉइल ए को ही बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है कॉइल बी में करंट फ्लो नहीं होगा। यही तो आपको इस पॉइंट में समझाया गया था इसके ऊपर वाले में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, और मैं लास्ट में आपको पूरा नोट्स आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैं लेक्चर 1 के भी नोट्स आपको दिखा दिया करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक देखते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या टॉपिक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का टॉपिक रहेगा, फिर कुछ बातें रहेंगी मेन, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बता रखा है कि मतलब जो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। कौन कौन से वायर का कौन कौन सा मतलब फंक्शन होता है उस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एल वायर इज़ अ लाइव वायर। एल वायर जो कहीं पे जो एल वायर्स डिनोट करेगा वो लाइव वायर के लिए प्रयोग होगा। इट इज़ एट हाई पोटेंशियल, लाइव वायर की बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरा वायर होता है उसे न्यूट्रल वायर कहते हैं, इसको एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जो ग्राउंड पोटेंशियल और 0 वोल्ट भी कह सकते हैं, एंड इट इज़ एट ग्राउंड पोटेंशियल और 0 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए एक बात देखिएगा, न्यूट्रल वायर में कोई भी वोल्टेज आपका फ्लो नहीं करेगा, पर लाइव वायर में आपका 200, अगर मान चलो लाइव वायर में आपका 220 वोल्ट से फ्लो कर रहा है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में कितना रहेगा, जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस आपका दोनों में 220 ही रहेगा, ठीक है, अगर आप माइनस करोगे। देयर आर 2 सेपरेट सर्किट इन अ हाउस, 2 सर्किट होते हैं, ठीक है। एक लाइटिंग सर्किट होता है विथ अ 5 एम्पियर फ्यूज़ रहता है, द पावर सर्किट जिसमें 15 एम्पियर फ्यूज़ रहता है। देखिए दोनों सर्किट का बहुत बड़ा महत्व है, दोनों फ्यूज़ का कह सकते हैं कि फ्यूज़ का, ठीक है, 2 फ्यूज़ का आपस में बहुत बड़ा महत्व है। जो स्मॉल फ्यूजेस होते हैं, ठीक है, जो 5 एम्पियर का फ्यूज़ है वो डिवाइस कौन से डिवाइसेस के लिए, फ़ैन हो गया, टीवी हो गया, लाइट, इन सब छोटी छोटी डिवाइसेस के लिए प्रयोग होता है। जो लार्ज एम्पेयर का फ्यूज़ होता है वो किन किन चीज़ों के लिए प्रयोग होगा, गीज़र हो गया, स्टोव्स हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जो कि हैवी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस हैं उनके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। इफ़ अ फॉल्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट ऑकर्स इन वन सर्किट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फ्यूज़ ब्लो ऑफ बट अदर सर्किट रिमेन्स अनएफेक्टेड। देखिए अगर हम कहते हैं ना घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फ्यूज़ शॉक कर जाता है, तो जाहिर सी बात है 2 फ्यूज़ रहते हैं, तो दोनों में से एक फ्यूज़ अगर शॉक करेगा तो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, दूसरा वाला शॉक जो फ्यूज़ रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन आर
देखिए घरों में जो वायरिंग होती है वो हमारी पैरेलल वायरिंग होती है, इसको आप तो ध्यान, इसको पता ही होगा आपको, ठीक है। सीरीज़ वायरिंग इसलिए नहीं होती, सीरीज़ में क्या होता है कि आपको एक स्विच ऑन करना रहेगा सभी चीज़ों को चलाने के लिए। अगर आपको किसी एक कमरे में लाइट और फैन चाहिए तो आपको दूसरे कमरे में नहीं चाहिए, तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। अगर आपकी पैरेलल कनेक्शन है घरों में तो आप जाहिर सी बात है ये कर पाओगे कि आपको एक फ़ैन में अगर लाइट फ़ैन चलाना है तो आप दूसरे कमरे का बंद कर सकते हो, तीसरे कमरे का चला सकते हो। इस तरह आप कर सकते हो अगर आपके घर में पैरेलल वायरिंग है, और अक्सर घरों में पैरेलल वायरिंग ही कराया जाता है, ठीक है। टू अवॉइड द रिस्क, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज अर्थेड। देखिए जो अर्थिंग आती है, अर्थिंग का नाम तो आप समझ, अभी आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। अर्थ से भी अर्थिंग उड़ती है, ठीक है। तो उस शॉक्स, उस जो शॉक होता है इलेक्ट्रिक करंट, उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। अर्थिंग मीन्स ऑफ कनेक्ट द मेटल केस ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस टू द अर्थ बाय मीन्स ऑफ मेटल वायर आर कॉल्ड अर्थ वायर। एक वायर को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है कि अर्थिंग ना आए, ठीक है। इन हाउस होल्ड सर्किट वी हैव 3 वायर, हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स में मतलब घरों में हमारे 3 वायर होता है, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और एक अर्थ वायर होता है, ठीक है। लाइव वायर के बारे में तो मैंने बताया कि उसमें वोल्टेज फ्लो होता रहता है, न्यूट्रल वाले में आपका वोल्टेज नहीं फ्लो होता रहता, और अर्थ वाले वायर, अर्थिंग वाले वायर में आपका वो अर्थ से कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब यहाँ से इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेड वायर जो होता है घरों में वो आपका लाइव वायर कहलाता है, ब्लैक वायर आपका न्यूट्रल वायर कहलाता है, और ग्रीन वायर आपका अर्थ वायर कहलाता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है उस टॉपिक को देखिए। द इलेक्ट्रिक wires used in a domestic wiring are made up of copper metal because copper is a good conductor of electricity having very low resistance। कॉपर का प्रयोग क्यों होता है घरों की वायरिंग में? क्योंकि कॉपर बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, ठीक है, संचालक है, एक अच्छा विद्युत संचालक है कह सकते हैं, और लो रेजिस्टेंस भी लेता है, ठीक है। एंड एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग अंडर द 2 सर्कमस्टेंसेस। देखिए अब 2 सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्लो हो जाता है, एक तो शॉर्ट सर्किट की वजह से, ठीक है, और ओवरलोडिंग की वजह से। ये 2 कारणों की वजह से इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, ठीक है। ठीक, याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट किस वजह से होता है और ओवरलोडिंग क्या होती है, दोनों चीज़ों में थोड़ा अंतर समझेंगे। शॉर्ट सर्किट होता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं तो तब आपका शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट सो फॉर्मेट वेरी वेरी लो, ठीक है। अब आपको देखिए जो दोनों सर्किट अगर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो जो रेजिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट देखने को मिल जाता है। ओवरलोडिंग किस वजह से देखने को मिलता है, अगर आप मान चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई इंसान है, अगर उसकी कैपेसिटी है मतलब 2 रोटी खाने की, अगर उसको आप 4-5 रोटी खिला दोगे तो आप जाहिर सी बात है उसके साथ ऑब्सिटी कर रहे हो, ओवरलोडिंग कर रहे हो, बैलेंस डाइट उसकी ख़राब कर रहे हो। जस्ट यही सेम होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी में, ओवरलोडिंग इसे ही कहते हैं। देखिए अब क्या चीज़ है, if too many applications high power ratings are switched on at the same time, they are draw an extremely large current from a circuit, they are known as overloading। देखिए अब किसको क्या कह रहा है कि अगर एक ही समय पे अगर काफ़ी ज़्यादा सर्किट, अगर मान चलिए लाइट आपके घर में गई और लाइट अगर आपने सारे स्विचेस बंद करना भूल गए और सारे स्विच ऑन है, एसी का, फ़ैन का, लाइट का, फ्रिज का, टीवी का, सारे स्विच ऑन है, ठीक है। लाइट अचानक अगर आपके घर में आती है तो जाहिर सी बात है वो ओवरलोडिंग का इफेक्ट सहना पड़ेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है सब इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस को बराबर वोल्टेज देना पड़ेगा और उसी समय ओवरलोडिंग हो जाएगी, ठीक है, एक ही साथ जब सब चीज़ें ऑन रहती हैं तो, ठीक है। अब फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज़ क्या है, एक अब इस पर देखते हैं। फ्यूज़ एक तरह की सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। हैविंग अ शॉर्ट लेंथ थिन, किससे बना होता है, टिन प्लेटेड कॉपर से बना होता है, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, विच मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट इफ़ द करंट एक्सीज सेफ वैल्यू। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जाहिर सी बात है हीटिंग इफेक्ट वर्क करता है, ठीक है। टिन प्लेट ऑफ कॉपर से वायर से बना रहता है। अ फ्यूज़ वायर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। फ्यूज़ वायर हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अ प्योर कॉपर वायर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूज़ वायर। जो प्योर कॉपर वायर, एक बात ध्यान रखिएगा, प्योर कॉपर वायर को हम यूज़ नहीं करते इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर बनाने के लिए। हम लोग थोड़ा उसमें क्योंकि उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हमें लो मेल्टिंग पॉइंट चाहिए रहता है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा इम्प्योर कॉपर वायर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसीलिए बोला ना लो मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे हमने प्योर कॉपर वायर को इसलिए नहीं प्रयोग करते हैं क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जिससे कि हम ईजिली मैंने शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस है।
ठीक है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आप मतलब कि ईज़िली वो प्लेस ले सकता है, मतलब जगह बना सकता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको टॉपिक मैं बुक में शो कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये टॉपिक्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब टॉपिक्स आप अपने से पढ़िए। ठीक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, इसको आप अपने अच्छे से देख लीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहीं पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, अब इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपका रहेगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आपका ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। तो अब मैं आपको लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ और लेक्चर नंबर 2 तक जितनी भी नोट्स शुरू से मैं आपको शो करता चलता हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से यहाँ से नोट्स आपका स्टार्ट है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नहीं तो जिस प्रकार दे रखा है उस प्रकार आप लिख भी सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 1 आपने अच्छे से देखा होगा पूरा एंड तक और उसके नोट्स अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को भी चैनल शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हमारा चैनल नहीं ग्रो हो पाएगा। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। जितने आपके मतलब आपके जितने सिलेबस में जितने टॉपिक्स थे उसको कवर किया गया है। ये आपकी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, जैसे ही थ्योरी क्लासेस आपकी चैप्टर नंबर 5 तक फिनिश हो जाएंगी, मैं आपकी तुरंत न्यूमेरिकल क्लासेस लेता रहूँगा। ठीक है, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस भी लेता रहूँगा। ठीक है, जिस प्रकार से आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं उस प्रकार से आप सारी चीज़ें करिए। जो भी चीज़ें हैं वर्किंग है, जो भी रूल्स हैं, जिस चीज़ के कंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं उसको आप अच्छे से करिए। ठीक है, सारे टॉपिक्स आपके कवर किए गए हैं और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पेपर में नोट्स ही आपको हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फिर आप जितनी भी आपकी रफ़ रहेंगी, रफ़ कॉपीज़ रहेंगी, वो आपकी मदद नहीं करती। जो आपकी नोट्स रहती है, कि नोट्स जितनी अच्छी बनेगी उतना आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, नोट्स में अच्छी राइटिंग का प्रयोग करिएगा, साफ़ सुथरी राइटिंग का, और पेपर में भी अच्छी राइटिंग का प्रयोग करिएगा। ठीक है, और जो ये लास्ट के लेक्चर टॉपिक्स हैं, डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और प्रिकॉशंस इज़ इन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके मतलब कि आपके आप खोलिएगा तो आपके वीडियो लेक्चर के एंड में आपका दे रखा है। ठीक है, जब वीडियो एंड हुआ था तो आपका बता के रखा हूँ। ठीक है, वो आपका बुक से इमेज दे रखा है। ठीक है, तो उसको आप अपने से लिखिए और उसको आप अपने से थ्योरी तैयार करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी जितनी भी वीडियोस बनी हैं उसको आप देखते रहिए। अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाइयों को शेयर कर लीजिए जिसको ज़रूरत हो। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।